अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। आपको कहेंगे नया दिन में मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया आज़म, बहुत कुछ नया करने का मौका और बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, नई रिपोर्ट्स होंगी जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारी अच्छी बातें भी आपके साथ करेंगे, इंफॉर्मेटिव बातें भी आपके साथ करेंगे और चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई एक अच्छा मैसेज आप तक पहुँचे, ताकि जब भी वो अच्छी बात या अच्छा मैसेज आप याद करें तो हमें दुआएं दें। तो आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि मौलाना रूमी कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं है, बल्कि अक्ल, अदब, औलाद, इल्म, चेहरा और रिस्क, ये भी ये तमाम चीज़ें रिस्क हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छा दोस्त है वो भी रिस्क में शामिल होता है। यानी अगर किसी शख्स के पास इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ मुयस्सर है तो उसका मतलब है कि वो बहुत खुश नसीब है, उसके पास रिस्क है अल्लाह का। हम समझते हैं कि सिर्फ पैसा है तो रिस्क है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अदब है, आपके पास आपकी औलाद है, अगर आपके पास अच्छा इखलाक है, आपके पास आपका मुखलिस दोस्त है, आपके पास खुश अखलाकी वाला चेहरा है, तो यकीन करें कि आप जो हैं रिस्क से माला माल हैं, बड़े खुश नसीब हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर इस तरह करते हैं कि अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा होता है और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं और पैसे को समझते हैं कि जी पैसा है तो रिस्क है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जब आपको साहिब औलाद किया तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान आप पे किया। आपको बेटी दी तो रहमत दी, और जब अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया तो नेमत दी। अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छा मुखलिस दोस्त दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा साथी दिया जिसके सामने आप एक खुली किताब है। अगर आपको अच्छा इखलाक दिया है, आप में अदब है, आप में तालीम है, तो यकीन करें कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ फ़तह कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जिनको नोट करने की ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। मुल्क में ब्लू के फ़रोग़ पर जोर दिया जा रहा है। कराची में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है जिसका मकसद ख़ित्ते में समंदरी उमूर के बारे में इल्म और नुक्ता नज़र का इश्तराक है। ऐसे में हमने देखा है कि इक़दामात की तलाश जो ख़ित्ते में पुरअमन, बकाए बाहिमी, खुशहाली और महफूज समंदरी माहौल का बायस बन सकती है। प्रोग्राम में आज इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि मकसद क्या है, आगे आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है, मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए कि दुनिया को क्या मैसेज जाए। इसके अलावा कहा जाता है जी कि माँ की गोद से कब्र की लहर तक इल्म हासिल करो, और हमने देखा कि इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में हो, कोई पाबंदी नहीं होती है उम्र की कि आपने इस उम्र की हद तक जो है इल्म हासिल करना है। किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, इल्म के हुसूल के लिए जो उसका एक जनून होता है, जो उसका एक शौक़ होता है, वो हमेशा ही जारी रहता है। रावलपिंडी के 72 साला शख्स ने, 72 साला बुज़ुर्ग शहरी ने मैट्रिक के स्टूडेंट बनकर, यानी मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने पास किया। अब कैसी उनकी तैयारी रही, ये जज्बा किस तरह से आया, क्या किसी ने मोटिवेट उन्हें किया था, किसी को देख के उन्होंने सोचा कि अच्छा तालीम का जो एक सिलसिला रुक गया था उसको मैंने दोबारा शुरू करना है। तो आज इन बुज़ुर्ग शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपकी बात करवाएंगे। इसके अलावा हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी रुकावट, कोई भी हर्डल, किसी भी तरह का कोई बैरियर आपके रास्ते में नहीं आ सकता। प्रोग्राम में मुल्तान के एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाएंगे जो एक टांग से तो महरूम है, लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी है कि बड़े बड़ों को सबक सिखा जाती है। एक टांग से महरूम बॉडी बिल्डिंग करते नजर आते हैं। यही नहीं, उमर जाहिद ने बॉडी बिल्डिंग के कई मुकाबले अपने नाम किए हैं, ये टाइटल अपने सीने पर सजाए हैं। किस तरह से इतना मुश्किल काम वो सरअंजाम दे लेते हैं। यकीनन उनके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं हमारे लिए ये एक चैलेंज लग रहा है, हमारे लिए एक मुश्किल। इसके साथ ही साथ हमारे लिए एक सबक भी है कि मेहनत और हिम्मत से आप जो काम करते हैं और बुलंद हौसले के साथ जो आप काम करते हैं वो हमेशा आपको कामयाबी की राह तक लेके जाता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो आपके कारोबार की मसनूआत और खदमात को फ़रोग देने के लिए इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ टेक्निक्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। प्रोग्राम में आज हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प कहानी कि होटल का मुलाजिम होटल का मालिक बन गया। प्रोग्राम में स्टोरी के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ, क्या था कि एक होटल का मुलाजिम था और वो मालिक बना, क्या सफ़र था, क्या कहानी थी। आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी। आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीख का आगाज़ कर दिया है। टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे एडिशन का फाइनल 7 से 11 जून तक इंग्लैंड के
क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 12 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा जाएगा और टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनलिस्ट टीमों का फैसला होना अभी बाकी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, जिन पर आज हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि IMF मिशन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकातें हुई हैं। हुकूमत ने सख्त शराइत पर अमल और अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि फ़ैसले करने का मरहला आ गया है। शकील अहमद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। IMF मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली को मुल्क की अशद जरूरत करार दिया। कहा हुकूमत ये हदफ हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी। वज़ीर आज़म से कई फैसलों की मंजूरी भी ले ली गई है। हम कंक्लूजन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं, अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अब हम जिसे कहना चाहिए उस स्टेज पे पहुँच रहे हैं जहाँ चीज़ें फाइनल करें। वज़ीर मुमलिकत खजाना के मुताबिक IMF की सख्त शराइत मानना हुकूमत की मजबूरी है और आम आदमी को इजाफी बोझ से बचाना हुकूमत की तरजीह। हमारी कोशिशें हो रही है कि हम आम आदमी को तो प्रोटेक्ट करें और हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे कि आम आदमी पे ये प्रोग्राम का वजन कम से कम पड़े और उन लोगों पे ज़्यादा पड़े जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। लाहौर में मौजूद वज़ीर आज़म से IMF मिशन ने वर्चुअल मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए मुश्किल फैसले करने और प्रोग्राम की तकमील के अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी भी करवा दी। अच्छा, जब हम देख ये भी रहे हैं कि जो डॉलर का रेट है वो नीचे आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा कम हो रहा है, चले थोड़ा ही सही लेकिन हो तो रहा है ना। करेंसी मार्केट्स में गुज़श्ता रोज़ रुपया तगड़ा हुआ और डॉलर कमज़ोर देखा गया। सोने की कीमत में भी मुसलसल तीसरे रोज़ कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 95 पैसे सस्ता होकर 273 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि दूसरी जाने मुल्क भर में 24 कैरेट फी तोला सोने के दाम 2000 रुपये कम होकर 1,98,000 रुपये पर आ गए हैं। 10 ग्राम सोने के भाव 1,715 रुपये की कमी से 1,69,753 रुपये पर आ गए हैं। आलमी मंडी की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि फ़ी औंस सोने का रेट $11 बढ़कर $1,880 हो गया है। अब ये डॉलर का ऊपर नीचे होना, फ्लक्चुएट जो हो रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए इसलिए होती है कि जब ऊपर जाता है ना तो हमारे जो कर्जे हैं उनमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। अब अगली खबर ये है कि पाकिस्तान से सीमेंट की बोरियों में डॉलर्स भर कर अफ़गानिस्तान स्मगल किए जाने का इंकशाफ है। कल हमने आपको बताया था कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि डेली बेसिस पर एक बड़ी तादाद में डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अरकान शदीद बरहम हुए। कहा इसी वजह से तो पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर हो रही है और अफ़गानिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है। और PAC ने मामले पर FBR और वजारत ख़जाना से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। डॉलर को ऊंची उड़ान के लिए पर कोई और नहीं, अफगानिस्तान जाने वाले सीमेंट से लदे ट्रक के हैं, जिनमें बोरियां सीमेंट के बजाय डॉलर से भरी होती हैं। ये खौफनाक इंकशाफ हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। अरकान ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। चेयरमैन PAC ने बॉर्डर्स पर मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत कर दी। इसीलिए हमने उन्हें कहा है कि आप चमन की बॉर्डर भी हो, तुरखम का बॉर्डर हो, और भी जितने भी हैं उसके वो चेक करें कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो आप एक्शन ले। सेनेटर शिबली फराज ने डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग के इंकशाफ पर सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम जिम्मेदारों को निशाने पर रख लिया। मैंने भी सेक्रेटरी इंटीरियर से मैंने यही सवाल किया कि हमें तो खबर नहीं आई है कि आपने कितने लोगों को ये डॉलर स्मगल करते हुए पकड़ा है। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड के बायस मुल्क की दुनिया भर में बदनामी होती है। दुनिया में किसी वाक़े में पाकिस्तान का पासपोर्ट सामने नहीं आना चाहिए। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने बताया कि अब अफगानियों के पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनना मुश्किल हो गया है। कमेटी ने चेयरपर्सन सुई सदरन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। अब देखिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी करेंसी किस तरह से डिक्लाइन कर रही है और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क की करेंसी किस तरह से ऊपर जा रही है। ज़ाहिर सी बात है जब स्मगलिंग होगी और जब पाकिस्तान से ये चीज़ जाएगी तो एक तो ये कि एक इमेज जो कि एक बनना चाहिए और एक वो चीज़ जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं चेक एंड बैलेंस की, वो बड़ा ज़रूरी है। अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो
ये जो डॉलर का रेट हमने देखा कि पिछले दिनों में थोड़ा सा नीचे आया है, मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या हम मज़ीद आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि डॉलर मज़ीद नीचे आएगा या यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा या मज़ीद हम इसको दोबारा से देखेंगे कि ऊपर जा रहा है? नहीं, इंशाल्लाह जरूर आएगा, बट डॉलर वेट कर रहा है कि IMF हाँ कर दे, उसकी जो ही हाँ होनी है और डॉलर का रेट गिरने और रुपया मजबूत होने, क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने में डॉलर रोका हुआ है, होल्ड किया हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं बाहर अभी तक रोका हुआ है। हाँ। लेकिन जब से हमने कैप हटाया है, आपने देखा है डॉलर एक दफा ऊपर बढ़ के 282 से कम होके, अल्लाह का शुक्र है, कल इंटरबैंक की गिरा, हमारी मार्केट भी गिरी है। और सबसे बड़ा जो हमारा जो एक टारगेट था, ब्लैक मार्केट खत्म हो और जो अफगानिस्तान डॉलर स्मगलिंग हो रहा है, वहाँ डॉलर का रेट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान से 20 रुपये का ज्यादा था, वो अब पाकिस्तान से कम हो गए। अच्छा। ये बड़ी अच्छी खबर है मुल्क के लिए, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंस भी बढ़ रही है और यही के पास लोग अब डॉलर देने भी आ रहे हैं और लेने भी आ रहे हैं। पहले क्या था, खरीदने तो कंपनी के पास आते थे और बेचने थे ब्लैक मार्केट में। सर मार्केट में, सर माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मुझे बताएगा मार्केट में डॉलर मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो जिन बेचारों ने बाहर विजिट करना है उनका तो ये है कि डॉलर तो मिल ही नहीं रहा, गायब हुआ हुआ है मार्केट से। बिल्कुल गायब था, बिल्कुल। लेकिन अब जब से हमने कैप हटाया, कैप हटाने का मकसद था कि एक्सचेंज कंपनी बहुत ज्यादा बदनाम हो रही थी, क्योंकि उनको ये मैं समझा आपके तौर से पूरी कौम को बताना चाहूँगा कि एक्सचेंज होने के बाद सप्लाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सप्लाई खत्म होने की वजह स्टेट बैंक के 2 कवानीन थे। पहला तो ये, उन्होंने जो हमारी वर्कर रेमिटेंस से एक्सचेंज कंपनी के थ्रू 10 से 15 मिलियन डॉलर रोजाना आती थी, उससे पहले कानून ये था कि 80% आप पब्लिक को बेचें और 20% बैंकों को बेचें। लेकिन फिर स्टेट बैंक ने पाबंदी लगा दी कि आप 100% बैंकों को बेचें, क्योंकि इम्पोर्टर का बिल बहुत ज्यादा आ चुका था और कंटेनर रुके पड़े थे, वो चाहते थे कि पहले क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हमारी ये सप्लाई जीरो हो गई वर्कर रेमिटेंस से। दूसरी जो हमारा डॉलर इम्पोर्ट करते थे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, उसमें भी पाबंदी लगा दी कि आप डायरेक्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं बैंकों के जरिए ले। अब बैंकों के पास डॉलर देने के लिए होते ही नहीं थे, जब हम मांगते थे वो फिर हमने स्टेट बैंक को ये सारी चीजें बताई। स्टेट बैंक ने जो है उनको जरा वार्निंग किया कि आप सप्लाई को यकीनी बनाएं। अब उन्होंने देना शुरू कर दिया और उसके बाद हमने भी आगे पब्लिक को देना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, आप जो पिछले हफ्ते से डॉलर का रेट भी कर रहे हैं और लोगों को डॉलर मिल भी रहे हैं और ये सप्लाई बहाल हो चुकी है। और इसका फर्क हमारी आप देखेंगे जो जनवरी में डेटा आएगा, जब मेरे हिसाब से अंदाजे के मुताबिक 20 से 30% वर्किंग इंडेक्स बढ़ेगी और इस तरफ प्रोसीड भी बढ़ेगी। दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और IMF को जो लोग वेट करके बैठे, IMF प्रोग्राम अवेल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला डॉलर का रेट बढ़े 10 से 15 रुपये फौरन करेगा। तो कल जो खबर आई है पाकिस्तान ने अपना जो मसौदा था वो उनको शेयर कर लिया, IMF ने आज शेयर करने, अगर उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो डॉलर आप देखेंगे फौरी तौर पर गिरेगा इंशाल्लाह। और इसमें गिरने इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर रीजन में देखें, अफगानिस्तान जिसपे इकोनॉमिक सेक्शन है उसका रुपये 90 रुपये है, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है, तो हमने कौन सा गुनाह कर लिया? सर यहाँ पर तो इतना ज्यादा हो गया ना, मतलब आवाम तो बेचारी वैसे ही खौफ में मुब्तला होगी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि 15 रुपए की कमी, सर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जाहिर है कि डॉलर का नीचे आना हमारे लिए इस लिहाज से अच्छा है, क्योंकि डॉलर नीचे आता है तो हमारी आवाम तो यही सोचती है कि हर चीज़ नीचे आना शुरू हो जाती है, महंगाई थोड़ी कम हो जाती है। मुझे ये बताएं सर कि ये भी इंकशाफ हुआ, चूंकि आपकी एक्सपर्टीज हैं, सो आप क्या राय रखते हैं कि बोरियों में जा रहा है जी डॉलर अफगानिस्तान, और हमने देखा कि वहाँ पर तो $1 वहाँ की करेंसी के मुताबिक 90 और पाकिस्तान में 270 प्लस पे। तो सर ये एक डिस्टेंस हम देख रहे हैं, इससे यकीनन हमारी मईशत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखो जी, बिल्कुल ब्लूमबर्ग की खबर है ये। आज जी। पहले मैंने आपके तवज्जो से भी ये वीडियो पे बताया था कि अफगानिस्तान का जो मैशत पॉलिसी है, ट्रेड और अफगान ट्रांसफर पॉलिसी, ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज को हड़प कर रही है। तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है। मैंने साहब डॉक्टर से मिला भी था, उनको लेटर भी लिखा था। और मैं आपको बताता चलूँ, लोगों को ये इसकी समझ नहीं आ रही थी कि अफगान डॉलर जा कैसे रहा है। ये टेक्निकल सवाल है कोई, और जानने की वजह हमारी पॉलिसी है। पहली पॉलिसी तो मैंने उन्हें बताया कि अफगान टारगेट का हमारा माहिदा 2010 से जितने भी अफगानिस्तान हमारे पाकिस्तान के थ्रू माल अपने इम्पोर्ट करेंगे उस पर हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ड्यूटी फ्री होगा। अब हुकूमत ने ड्यूटियाँ जब लगा दी अपनी चीज़ों पे, पाकिस्तान के इम्पोर्ट को डिस्पैच करने के लिए और मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को बेचने के लिए 200 से 400% बढ़ाई। हमारे इम्पोर्टर माफिया ने क्या किया कि उन्होंने अफगानिस्तान के नाम पे इम्पोर्ट करके पहले चीजों को अफगानिस्तान भेजा, फिर वापस पाकिस्तान मंगा लेते। मलिक साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये खबर पढ़ी थी कि सीमेंट की बोरियों में जा रहा है, तो वो फिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसमें चेक एंड बैलेंस ही नहीं है आपका कि सीमेंट जा भी रहा है या सीमेंट की बोरियों में डॉलर जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, गुड्स में जाते हैं, फ्रूट में जाते हैं, सब्जियों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहले रेट ज्यादा था, 20 रुपये ज्यादा था। अब अल्लाह का शुक्र वहाँ रेट कम है और यहाँ ज्यादा अब नहीं जाएगा। और उसके अलावा हुकूमत ने भी कोई क्योंकि ये अंगेज है इस वक्त, तो पूरी उनकी कोशिश है कि अवेल हो जाए। अच्छा। तो मैंने उन्हें जो सबसे बड़ी चीज़ हाईलाइट की है कि अफगान ट्रांसलेट को जो है तालिबान के साथ उनको इस्तेमाल में दिया जाए, उन्हें बताया जाए जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है वो हमारे जरिए आप इंपोर्ट करें, बाकी हम स्कैनर लगा के उनको यहाँ होल्ड कर लेंगे ताकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जाया ना हो। क्योंकि आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी वर्कर में $1 अरब कम हुई और उसकी कम होने की वजह यही हवाला ऑपरेटर है जो कि अफगान हमारे इम्पोर्टर अफगान ट्रांसलेट के नाम पे मंगाते हैं, वहीं से पैसे इकट्ठे करते हैं क्योंकि लीगल चैनल से वो ले नहीं सकते। हवाला ऑपरेटर ही उनका सोर्स है, वहाँ से वो हमारी वर्कर को बहुत ज्यादा पूरी तरह मुतासर की है। हाँ। और अगर हुकूमत इस पर एक्शन ले लेती है और अफगान ट्रांसलेट को मिसयूज को बंद कर लेती है तो हमें उम्मीद है कि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा तक सप्लाई जब बढ़ेगी तो रेट भी गिरेगा और पाकिस्तान की रिजर्व भी बढ़ेगी। सर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन मलिक साहब मुझे एक बात बताएं कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट्स में बड़ा डिफरेंस इस दफ़ा, मतलब मैंने तो अपनी होश में पहली दफ़ा देखा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस देखा जा रहा है, वरना चंद पैसों का डिफरेंस होता था, अब तो 20-15 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। सर ये सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल हुई है? जी बिल्कुल होगी। अब जब से हमने कैप हटाया है, अब इंटर बैंक का था 276 से कम होकर 271 पे आया था और हमारा रेट भी वही 282 से कम होकर कल 274 पे क्लोज हुए और आज और इंटर बैंक करते हैं तो और भी अब वही 1 से 2% का फर्क है। तो पिछले दिनों 10 से 15% का फर्क हो गया। अच्छा। ये हमने कैप हटाने का मकसद यही था कि लोगों को मैंने हुकूमत को बताया कि रेट का मुकाबला रेट से किया जाता है, डंडे से नहीं किया जाता। हमने जब से रेट को उनके मुकाबले में ऑफर करना शुरू किया तो हमारे पास सप्लाई भी बढ़ी और इंशाल्लाह रिजर्व भी बढ़ेंगे हमारे इंशाल्लाह ताला। सही है, ठीक है। अब बेहद शुक्रिया मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ज़रूरी है कि डॉलर नीचे आए, क्योंकि डॉलर नीचे आएगा तो सांसें हमारी बहाल होना शुरू होंगी। जितना डॉलर ऊपर जाएगा कर्जे भी उतने बढ़ेंगे और महंगाई भी उतनी ज़्यादा होगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश करी थी अर्थक्वेक के हवाले से कि जी एक मुहक्किक ने ये कहा कि पहले ये जो अर्थक्वेक है ये टकराएगा टर्की से, फिर शाम से, उर्दन से, और ये काफ़ी हद तक सच भी हुआ, जिस पे उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैंने जो एक तहकीक की थी वो सच साबित हुई है। उन्हीं की ये तहकीक थी कि जी नेक्स्ट जो 15 डेज़ हैं उसमें ये जो एक अर्थक्वेक की लहर है इसका रुख होगा पाकिस्तान और इंडिया की तरफ। तो ये एक बड़ी अलामी सी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग घबरा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर कान ना धरा जाए। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोइयाँ बेबुनियाद करार दे दी हैं। डायरेक्टर सिमसक जाहिद रफ़ी ने समा से गुफ्तगू की, खुसूसी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में कहा कि ज़लज़ले की तो पेशगोई की ही नहीं जा सकती। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कुदरती आफत है जिसके लिए आप ना तो तैयार रह सकते हैं और ना ही आप इसकी कोई पेशगोई कर सकते हैं। और हम अगर देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान जिसमें हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। ज़रा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। ज़लज़ला कब और कहां आएगा कौन जाने, इसीलिए पाकिस्तान में ज़लज़ला आने की अफवाहें महकमा मौसमियात ने यकसर मुस्तरद कर दी। डायरेक्टर सिमसक जाहिद रफ़ी कहते हैं तुर्किया शाम में जमीन लरजने का पाकिस्तान में ज़लज़ले से भला क्या ताल्लुक। ये कहना है कि जी अगर टर्की में आए तो पाकिस्तान में भी आएगा, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। हाँ 2005 में आया था, फिर 2013 में। अब सैन मैग्नीट्यूड जो है उसका रिटर्न पीरियड इतना जल्दी नहीं आता। हाँ 6 से बाब का जो है वो हम देखते हैं कि तकरीबन 7 से 8 साल या 9 साल की रिटर्न पीरियड में पाकिस्तान को हिट करता है। सोशल मीडिया पर तो अनकरीब ही बड़ा ज़लज़ला आने की खबरें गर्दिश में हैं। क्या इस कुदरती आफत से मुतालिक कोई पेशगोई भी की जा सकती है? प्रेडिक्शन नहीं होती है, हम इसका रिटर्न पीरियड निकालते हैं। ये बिग डैमेजिंग अर्थक्वेक वो बहुत कम सेल्डम होता है। माहिरीन के मुताबिक शदीद नौयत के ज़लज़ले कहीं भी बार बार नहीं आते। ज़ेरे ज़मीन इतनी तवानाई सदियों में जमा होती है जो किसी शदीद ज़लज़ले का बाइस बने। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो कुदरती आफत की पेशगोई कभी भी पहले नहीं की जा सकती और ये सोचने समझने की बात है कि एक लहर ज़लज़ले की जो कि तुर्की, उर्दन, शाम को हिट कर रही है
वो पाकिस्तान की तरफ रुख कैसे कर सकती है। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया की बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, प्लीज़ कान ना धरें, परेशानी में मुब्तला ना हो। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बदलते मौसम की बात करेंगे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जब बात की थी सरदार सरफराज से, तो उन्होंने कहा था कि फ़ैब के मिड तक दोबारा से हम एक स्पेल देखेंगे बारिशों का, बर्फबारी का। तो आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि वादी नीलम के बालाई इलाकों में रात से बर्फबारी जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल ने हमें ज्वाइन किया। अमीरुद्दीन, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के सियाती इलाका, बालाई जो इलाका है केल में, जहाँ पर इस वक्त हल्की हल्की बर्फ़बारी जारी है। गुज़श्ता रात भी बर्फ़बारी होती रही। यहाँ तक की सूरत हाल की बात करें सड़कों की, तो यहाँ तक 4x4 गाड़ियों के लिए सड़क खुली है। यहाँ से ऊपर जो ग्रेस वैली है तकरीबन 44 किलोमीटर तवील सड़क है, जो कि 1 महीने से ज़्यादा जो वक्त हो गया बंद है। और अब जब बर्फ़बारी हो रही है तो इसके खुलने का मज़ीद इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह वादी नीलम के अलावा जो लीपा वैली है, ज़िला बाग, रावलाकोट, हवेली के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है और इन इलाकों में भी कुछ राब्ता सड़कें बंद हुई हैं। बहुत से इलाकों में फ़ोन और बिजली का निज़ाम भी मुतासर हो जाता है और लोगों की पैदल आमदोरफ्त भी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है बर्फबारी के दौरान। इस वजह से यहाँ लोगों को ज़्यादा मुश्किलात है। तमाम महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला जो है 2 दिन तक वक्फे से जारी रह सकता है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि स्वात में सैलाब को गुजरे 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन ताहाद बहरीन के मकाम पर मरकजी राबता पुल अभी तक तामीर नहीं हुआ है। कलाम रोड पर वाक़ इस पुल को मार्च तक तामीर ना किया गया तो पानी के बहाव में इजाफा होते ही कलाम समेत दीगर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी बताएगा। जिस वक्त मैं स्वात के सयाहती इलाके बहरीन में मौजूद हूँ। बहरीन में भी 26 अगस्त को सैलाब आया था, तबाही मच गई थी। और अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो उस तरफ दरिया स्वात बहता है और इस तरफ जो पानी है तो ये दराल खोड़ है जिसको हम नदी कहते हैं। और ये वो राब्ता पुल है जो डैमेज हुआ था और इस नदी में इतना मलबा आ चुका है कि पानी और पुल के दरमियान बहुत कम फासिला रह गया है। और अगर ये पुल फौरी तौर पर तामीर नहीं होता है तो फिर आगे जो कालाम, उतरोड़ और दीगर इलाके हैं, इन सारे इलाकों का राब्ता मिंगोरा शहर से मुनक़ता हो सकता है। काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती है। हमारे साथ इस इलाके के साबिक़ नाज़िम मलिक जहांगीर खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताएगा कि इस राब्ता पुल पर कितनी आबादी है और अगर अगले 1 महीने 2 महीनों तक ये राब्ता पुल नहीं बनता, तामीर नहीं होता तो क्या मुश्किलात पेश आ सकती है? अगर 35-40 दिन में इसका मंसूबा ना किया गया तो जहाँ मैं खड़ा हूँ बहरीन से लेकर कोई 65-70 किलोमीटर दोनों तरफ दरिया स्वात की जो आबादी है वो बिल्कुल मुतासिर होगी। और इस तरह मुतासिर नहीं होगी, दिनों के हिसाब से नहीं होगी। वो मेरे ख्याल में 5 महीने के लगभग जो है ना ये दरिया उरूज पर होता है। यहाँ बहरीन से लेके गबराल तक लोग जो है ना फिर पैदल जाने पर मजबूर होंगे। अच्छा, तो NHA या हुकूमती ओहदेदार या इंतज़ामिया वो क्या कर रही है? समझ नहीं आ रहा यार। ये हम बार बार जो है ना मुताल्लिक़ा अफसरान को हम जो है ना बतौर एहतजाज एप्लीकेशन सोशल मीडिया के ज़रिए DC साहब, कमिश्नर साहब, AC साहब, ये सबको हमने इन्फॉर्म किया है कि ये सूरत हाल आने वाली है। अभी हम तो माशी बदहाली में है ना, इस साल जो है ना टूरिज़म होगा ना हमारे ज़रात होगी। ये लोग जो है ना बहुत मुश्किल में होंगे। सैलाब को गुजरे हुए 6 महीने होने को है, लेकिन अभी तक इस राब्ता पुल की दोबारा तामीर के लिए इक़दाम नहीं किए गए। और अगर फौरी तौर पर इस पुल को तामीर नहीं किया जाता तो यकीनन यहाँ से लेके फिर कालाम, गबराल, कुमराट और दीगर जो लाखों आबादी है वो शदीद मुतासिर होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं, पाकिस्तान दिफाई और तिजारती सलाहियतों पर तवज्जो दे रहा है, साथ ही मुल्क में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी बहरिया का एक पहला इक़दाम है जो 10 से 12 फरवरी को वज़ारत समंदरी उमूर की सरपरस्ती में समंदरी शोबों में तरक्की शुरू करने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का वसी मौजू नीली मईशत को अपनाना है।
ये एक्सपो मैरी टाइम इंडस्ट्री को सरकारी और निजी दोनों शोबों में मसनूआत की नुमाइश और कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग देने के मौके फराहम करेगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस शो में मदऊ करने का। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सर मुझे बताएं कि नीमा पाकिस्तान का वाहिद मैरी टाइम रिसर्च थिंक टैंक है, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कब वजूद में आया, इसका मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इससे हम क्या सीख पाएंगे? जी, मैरी टाइम नीमा के नाम से इसको जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स। ये 2006 में इसका वजूद अमल में आया और उस वक्त बैक एंड में आइडिया ये था कि हमारी जो मैरी टाइम इकॉनमी है और या इससे रिलेटेड जितने हमारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक थिंक टैंक का होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। ताकि उसके ऊपर पॉलिसी रिसर्च की जाए, उससे जितने रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर काम किया जाए और स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम करे ये इदारा। तो ये हमारा बेसिक पर्पज़ है कि हम पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रमोट भी करते हैं और प्रोपोगेट भी करते हैं और उसके ऊपर तहकीक भी करते हैं। जी ठीक सर, इसके ज़ेर एहतमाम अब तक कितनी कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, क्या मकसद है, या फिर मैं ये पूछूं कि उनकी थीम क्या है? जी, बेसिक थीम तो जैसे मैंने बताया कि मैरीटाइम इंटरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान को हम प्रमोट करते हैं। तो नेशनल लेवल पे हमारी हर साल तकरीबन 1 से 2 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें ये IMC जो अभी पाईमेक का हिस्सा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, ये उसका एक पार्ट है, ये भी है। और इसके अलावा भी हम स्टैंड अलोन भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हमारा थिंक टैंक से वर्ल्ड ओवर और कंट्री में भी हमारा बहुत सारे रवाबित हैं जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम अवेयरनेस के लिए पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में इस तरह के बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ताकि मुल्क में ब्लू इकोनॉमी के हवाले से अवेयरनेस भी पैदा की जाए और उसको हम एडवोकेसी भी उसकी कर सकें। ठीक सर, आपने ब्लू इकोनॉमी की बात, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। सिंपल वर्ड्स में तो पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड ये बता दूं कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसमें बहुत से वसाइल का इस्तेमाल जो है वो बेदरीक किया गया। ठीक है। उससे हमारे और साथ ही साथ हमारी आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ठीक है। लाइक अगर आपको मैं बताऊं कि 1900 में जो दुनिया की आबादी थी वो 2 बिलियन थी और आज हम 8 बिलियन के करीब बैठे हैं। तो 8 आप देख लें कि 4 उसमें तकरीबन 4 टाइम्स का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो तकरीबन 32 मिलियन हमारी आबादी थी और आज तकरीबन 232 के करीब हम बैठे हुए हैं। तो हम 8 टाइम्स बढ़ गए। तो जो दुनिया की आबादी 4 टाइम्स बढ़ी तो हमने 8 टाइम्स डबल। तो ज़ाहिर है फिर हमें वसाइल की कमी का शिकार हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। वसाइल उस तरह नहीं बढ़े हमारे। तो इसके ऊपर फिर दुनिया में बहुत काम शुरू हुआ कि हमने जो वसाइल हैं उनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी का ये एक टर्म इस्तेमाल की गई। रियो 20 के अंदर ये बात हुई जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि अब वसाइल जो हैं उनको हमने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, इतदाल से करना है और साथ ही साथ एक ज़िम्मेदार एक इंसान के होने के नाते उनकी कंजर्वेंसी के ऊपर भी बात करनी है। सही। तो ब्लू इकोनॉमी जो सी के अंदर जितने वसाइल हैं उसके अंदर इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो भी वसाइल हैं उनको हमने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है, उनकी इकोसिस्टम्स को ख़राब नहीं करना, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव वो नहीं आने देना। ठीक है। तो इन तमाम मसाइल के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। सर मुझे बताएं, कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर को समझने में कितनी मदद मिलेगी? ये एक बड़ा दुनिया में एक आजमूदा तरीका है कि आप कॉन्फ्रेंसेस और एक्सपोज साथ साथ करते हैं। ठीक है। तो उससे ये है कि दुनिया को आपके जो वसाइल हैं उनको समझने में बड़ी एक
प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप जंप स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि पहले तो ये 2007 से हमारी एक्साइज अमन चल रही थी, उसके साथ कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाता है हर 2 साल के बाद। लेकिन इस दफ़ा ये चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद ख़ान नियाज़ी साहब की ये सोच कि हमें अभी मैरीटाइम की इकॉनमी को भी शोकेस करना चाहिए इस एक बहुत बड़े फोरम पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ मोमा के पैट्रनेज में इसको इस दफ़ा हम कर रहे हैं। तो ये एज ए पैकेज इसके 3 डायमेंशंस हैं। एक तो जैसे कहा कि इसका एक्सपो भी होगा, कॉन्फ्रेंस भी है, और सी पे जितने भी ममालिक तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक आ रहे हैं। अच्छा। तो उनके एक्सरसाइजेज भी होंगी और जो हमारे इंटरऑपरेबिलिटी के प्रोसीजर्स हैं उनको भी फर्निश किया, उसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, गुड लक। इतना ज़बरदस्त आप लोग इकदाम कर रहे हैं और बड़ा भी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले ना हमारे पास क्या क्या पावर्स हैं। सर थैंक यू सो मच। तकरीबन $1 ट्रिलियन की हमारे $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जो हमारे मुल्क की वसाइल के अंदर ये इंटीग्रेट हो जाए तो बहुत सारी हमारी चीज़ें जो है ना बहुत सर बड़े मसले हल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो हमारा यही मकसद है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने वक्त दिया गुफ्तगू के लिए सर, थैंक यू। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। ये साबित कर दिया रावलपिंडी के एक बुजुर्ग शहरी ने जो 72 साल की उम्र में मैट्रिक के स्टूडेंट बन गए हैं। अलीना शाहिद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। रावलपिंडी के 72 साला अब्दुल हफीज मीर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। घरेलू मजबूरियों और जिम्मेदारियों का पहाड़ बचपन में इनकी तालीम की राह में हायल हो गया था। छोटे बहन भाइयों के बाद बच्चों की पढ़ाई में उम्र कट गई। ये जिम्मेदारियां खत्म हुई तो दिल में शौक़े इल्म के तार फिर बजने लगे। बड़ा मुश्किल वक्त था, इसलिए हमारी पढ़ाई जारी नहीं हो सकी। बच्चों माशाल्लाह पढ़ लिख गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इनकरेज मेरे बेटे ने किया, फिर मैं भी सोच रहा था कि तालीम अच्छी बात है, इसमें कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं, पढ़ना चाहिए। घर के बड़े अमूमन बच्चों को पढ़ाते या सिखाते हैं, लेकिन अब्दुल हफीज को अपने बच्चों से सीखने में भी कोई आर महसूस नहीं होती। मेरी बहू जो है ना माशाल्लाह कोई चीज़ समझ मुझे गाइड करती, पढ़ाती है। अब्दुल हफीज साहब कहते हैं कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि महद से लहद तक तालीम हासिल करो, तो फिर हम उम्र की पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं। 72 साला अब्दुल हफीज मीर ने साबित कर दिखाया कि तालीम के हुसूल और इल्म से मोहब्बत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। अब अब्दुल हफीज़ मीर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बड़ी मुबारक हो आपको, इतनी हिम्मत कैसे आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मीर साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि इतनी हिम्मत, इतने करेज कैसे आई, हौसला कितना ऐसे आ गया, क्योंकि इस एज में अमूमन लोग सोचते नहीं हैं पढ़ाई की तरफ जाने का। असल में मैं अपने कारोबार से फारिग हो गया था, तो बच्चे माशाल्लाह कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटा PhD कर रहा है कामरान मीर, और साथ सर्विस भी कर रहा है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, और एक बेटा माशाल्लाह सलमान मीर, वो बाहर होता है UK में, वो भी खुश हुआ है। तो मैंने कहा चलो पढ़ाई जारी रखें, तो इसमें अच्छा कि अवेयरनेस आ जाती है, शऊर पैदा हो जाता है। हाँ। इससे आदमी हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ कर सकता है, और पढ़ाई का मकसद यही होता है कि इल्म हासिल करें। ये नहीं आप डिग्रियां हासिल करें और पैसा कमाएं, इल्म हासिल करें, दूसरों को भी सिखाएं और एक अच्छा इंसान बने। सही। और मेन चीज़ है आपने दीन सीखना है सबसे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमारा तो दीन कह रहा ना, माँ की गोद से कब्र तक आपने जो है वो इल्म हासिल करना है, ताकि समझ के पढ़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे कुरान मजीद, आपको कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आप हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम, इमसाल से इबरत हासिल है। मुतशाबह आयात पर सिर्फ ईमान लाएं। जैसे सूरत आल इमरान आयत 7 में अल्लाह ने फरमाया जो मुतशाबह आयात है उस पर सिर्फ ईमान लाएं। गुमराह लोग इन आयतों का पीछा करते हैं, इसका मतलब निकाल के दीन में फितना डालने की गर्ज से। हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम समझें, इमसाल से इबरत हासिल करें। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है मीर साहब के, समझ के पढ़ना और फिर उस पढ़ने को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, मुझे ये बताएं
कि जब आप इम्तिहान दे रहे थे, ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जब आप इम्तिहान दे रहे थे, कमरा इम्तिहान में जब आप मौजूद थे, तो क्या महसूस हो रहा था? क्योंकि जाहिर है कि मैट्रिक की एज का जो बच्चा होता है मैक्सिमम 15, 16, 17 साल की उसकी उम्र होती है, तो आपको क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अच्छी बात है। लोग पूछते थे अच्छा इस उम्र में आप पढ़ रहे, मैं कहा अच्छी बात है बेटे, हर उम्र में पढ़ना चाहिए, उम्र की कोई कैद नहीं, तालीम हासिल करना चाहिए, अवेयरनेस होती है। हाँ। कारोबार कर सकते हैं, हक हलाल की रोजी कमा सकते हैं। बिल्कुल, गलत और सही में आपकी पहचान हो सकती है, हुनर भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मैट्रिक के बाद आगे मजीद पढ़ने का इरादा है? देखें, अगर अल्लाह ताला ने हुक्म और इंशाल्लाह जारी रहेगी। अच्छा। ये तो डिपेंड करता है मेरी सेहत के ऊपर। सर अल्लाह आपको सेहत दे। मुझे ये बताएं कि घर में सबसे ज़्यादा मदद किसने की थी पढ़ाई में? मदद मेरी बहू माशाल्लाह अच्छी है, पढ़ी लिखी है, वो कोई चीज़ ना समझ आए वो समझा देती हैं। अच्छा। बेटी कभी आ जाती 10 दिन 15 दिन के बाद, ठीक, वो आ जाती, उससे पूछ लेता हूँ, बता देती है माशाल्लाह। सही। सर लास्ट में मुझे सर लास्ट में ये बताएं आखिर में कि सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर कौन सा लगा था? खुश है जी। सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर कौन सा लगा था आपको? सबसे मुश्किल ज़रा मैथ का लग रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं, एक सेमेस्टर मैंने दे दिया, पेपर दे दिया, अभी और तैयारी कर रहे हैं। अच्छा चलें सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह से आपकी तालीम का सिलसिला जारी रहे। हम बार बार आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहें कि जी अब मैट्रिक कर लिया, अब इंटर कर लिया, मास्टर्स कर लिया। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, गुफ्तगू की। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है। इसको मैं तल्ख हकीकत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हर घर में बच्चे मौजूद होते हैं, बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, बड़ी आसानी हो जाती है इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करने में। इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है कि कम उम्र बच्चे भी स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और दीगर आलात के जो इस्तेमाल है उनको आसानी से इस्तेमाल करके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों को बुराइयों की तरफ ले जा रहा है क्योंकि इंटरनेट पर गैर अखलाकी मवाद की भरमार है। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो या कोई कार्टून देख रहा हो तो चंद सेकंड्स के बाद एक ऐसा गैर अखलाकी इश्तिहार आता है जो कि नाकाबिले दीद होता है। बच्चों को गैर अखलाकी मवाद से कैसे महफूज रखा जाए, कैसे बचाया जाए? क्या कोई कानून या फिर कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए, बच्चे जो हैं पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस रख सकें उस पर? क्योंकि जाहिर सी बात है जो माँ बाप काम करने वाले होते हैं, डेली उन्होंने घर से बाहर निकलना है, वो 24 घंटे बच्चे के सर पे नहीं रह सकते। अब इसी तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर इमरान यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है स्पेशली हमारी यूथ के लिए, क्योंकि हम यूथ को कंसिडर करते हैं हमारा आने वाला कल, लेकिन जब हमारा आने वाला कल इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जिसमें गैर अखलाकी मवाद की एक्सेस आप तक बहुत आसान हो जाएगी, एक क्लिक की दूरी पे हर चीज़ होती है। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि जी आप इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत चीज़ इंसान को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इंसान बहुत जल्दी उस ट्रैक पर चलना शुरू हो जाता है। तो आपकी नज़र में जो हमारी यूथ है उसकी जो मेंटालिटी है उस पर कितना असर अंदाज हो रही है ये इंटरनेट की आसानी से एक्सेस और फिर उस पर गैर अखलाकी मवाद का आना? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक इंतहाई संजीदा मौजू के ऊपर बात करने की जसारत की, क्योंकि बहुत से लोग तो इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि ये इसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, ये टैबू टॉपिक है। जितना खतरनाक हेरोइन का नशा हो सकता है उससे ज़्यादा खतरनाक ये हमारे दिमाग के रिएक्शंस करता है, जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया। हमें जब कोई खुशी हासिल करनी होती है तो हमारे दिमाग के अंदर एक डोपामीन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसको हम रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं जी। और इस रिवॉर्ड सिस्टम के बिल्कुल ऊपर हमारे आदतों का सिस्टम है। यानी मैं आपको सिर्फ एक केमिकल की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि दिमाग के अंदर हमें जब भी कोई खुशी हासिल होती है हमें रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो खुशी को जाहिर है वो मांगता है। बिल्कुल इसी तरह की जब कोई एक चीज हम शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद उससे ज्यादा चाहिए होती है, उससे ज्यादा चाहिए होती है, उससे ज्यादा चाहिए होती है, और उस एग्जैक्टली उसी दिमाग के ऊपर के हिस्से के ऊपर हमारी आदतें हैं। तो जब वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं तो फिर ये एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाता है, एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसके अंदर वो मुस्तकिल जो है वो लगा रहता है कि उसको ये और चाहिए क्योंकि उस आदत को पूरा करना है, क्योंकि उसको और चाहिए क्योंकि ये आदत पूरा करना है।
ये आगाज वहीं से है जहाँ माएँ अपने बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में देती है इसलिए कि खाना खा ले, वो इसलिए देती है कि चलो हमें तंग ना करे। हाँ। और अभी तक इसके अंदर अभी कोई गैर अखलाकी चीज आई नहीं थी, ये जब से आदत बनी पहले तो। अच्छा। अब उस आदत के बाद अब आपने जैसे कहा कि एक क्लिक अवे, तो क्लिक की भी जरूरत नहीं, आप देख कुछ रहे होंगे, कुछ ना कुछ बीच में जैसे आपने इशारा फरमाया कोई ना कोई एक गैर अखलाकी चीज जो है वो आ जाएगी, और वो एक नशा है, वो एक इंतहाई अंदोनाक नशा है जो इस नशे के अंदर इस इंसान को सारी जिंदगी के लिए कैद करता है, जिससे उसकी तमाम फंक्शनिंग, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो अक्ली हो, वो उसको माऊफ करता है। सही। डॉक्टर साहब, अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि माएँ बच्चों को इसलिए मोबाइल दे देती हैं कि जी बच्चा खाना खा ले या फिर थोड़ा सा माएँ रिलैक्स हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो शायद हमें स्टेप लेना चाहिए कि हमें बच्चों को मोबाइल से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना चाहिए। अच्छा, एक पहलू ये, हम बच्चों को मोबाइल से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, बच्चा जब गैदरिंग में बैठता है जहाँ पर 10 बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करें, वहाँ वो अकेला बच्चा जिसे मोबाइल हमने बताया ही नहीं 3 साल तक की उम्र का कि जी मोबाइल भी कोई चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गैजेट है, उसमें फिर बच्चा एहसास कम तरीका शिकार हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ से मुश्किलात हैं। ऐसा ही है, देखिए अफरात और तफरीत की बात है ना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उसके हाथ में फोन नहीं देंगे, क्योंकि अभी कोविड का पूरा ईरा हमने देखा है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, और आगे अब सारी दुनिया को ये मजा लग गया है कि अगर ऑनलाइन चीज की जा सकती है तो कॉस्ट कटिंग क्यों ना की जाए और अपने ऊपर से बोझ क्यों ना उतारा जाए। हाँ। सवाल ये है कि उसके अंदर एतदाल कितना है जनाब। कोई भी चीज आपको पता है उसका एक्सेस जो है वो एक नुकसानदेह है। ठीक है। आपको ये डिसिप्लिन कायम करना है, आपको ये मॉनिटर करनी है कि आप उसको कितनी देर के लिए देंगे और कितनी देर के बाद वापस लेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर जो चल रहा है वो उसके ऊपर आप कितना इख्तियार रखते हैं। ऐसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल है जो खोलने ही नहीं देंगे, लेकिन हम लोग जाहिर है उसके ऊपर एजुकेटेड नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कोई पीजी सिस्टम, बच्चों के वार्निंग सिस्टम, सारे सॉफ्टवेयर आपके फोन के अंदर मौजूद हैं, सारे सॉफ्टवेयर आपके डिजिटल उसके ऊपर मौजूद है, जहाँ पे सर्टेन वर्ड्स आप लिख दीजिए तो वो आपको खोलने ही नहीं देगा वो। लेकिन जाहिर है वालिदैन इससे अवेयर नहीं है। हाँ। और वो खुद इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ समझाएं। हमने देखा कि इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई और वहाँ पर देखा गया जी कि 40% यूथ जो है उनकी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो हैं जो कि क्लास 8 से जिनका ताल्लुक है, 9 से ताल्लुक है, लाइक इस स्टैंडर्ड से जो बच्चे ताल्लुक रखते हैं, इस स्टैंडर्ड में जो है वो बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। हम एक मैट्रिक के बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? माँ बाप घर में कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, घर में चेक एंड बैलेंस है, सख्ती है, बच्चा नई चीज़ इस्तेमाल कर रहा, लेकिन आजकल के तो बच्चे माँ बाप से चोरी मोबाइल रख लेते हैं। आपके स्कूल्स में उतना चेक एंड बैलेंस नहीं है, स्कूल्स क्लासरूम्स में बैठ के आप अपने दोस्तों के हमरा ऐसी चीज़ें फिर देखना शुरू हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए, कोई ऐसे कवानीन होनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो है बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए ऐसी चीज़ों की एक्सेस? देखिए दुनिया भर के अंदर कवानीन बनते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला आता है इम्प्लीमेंट करने का। बिल्कुल। और कानून जो भी अमल आपके बेडरूम के अंदर, आपके ड्राइंग रूम के, आपके घर के अंदर हो, दुनिया का कोई भी कानून इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकता। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं वालिदैन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं स्कूल्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं आपके केयर गिवर्स। तो अगर हम मैं आपको बार बार ये बात कह चुका, जब आप ये 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों की बात करते हैं, अब जब ये 12 13 14 साल के बच्चे हैं, इनके पास भी जो है वो वही डेटा है जो इनके वालिद साहब के पास है। तो अगर वालिद साहब भी यही अमल करते हैं, उनके पास भी जो है वो क्वेश्चनेबल डेटा उनके मौजूद है, जो कि बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, आज देखना बहुत ईजी है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात कि मेरे वालिद साहब क्या यूज कर रहे हैं, और प्लस अगर आप भी घर के अंदर खाना खाते हुए, बात करते हुए, ड्रामा देखते हुए, जब आप भी एक तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं और फोन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, तो आप उसको कैसे मना करेंगे अपने उस टीनेजर को कि तुम इस्तेमाल ना करो? हाँ सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं सोसाइटी वाइज क्या अमल होना चाहिए कि बच्चों में या इवन वालिदैन में अवेयरनेस हम कैसे पैदा कर सकते हैं? स्कूल्स का कितना रोल होना चाहिए? एंड अगेन वही बात होगी कि आपकी जो एक कम्युनिटी है, आपकी जो एक गैदरिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं? काश वालिदैन को ये संजीदगी का एहसास हो जाए कि ये जो गैर अखलाकी मवाद आपके फ़ोन के ऊपर खुल रहा है,
ये इतना खतरनाक नशा है। आप अपने घर के अंदर भी तो फिनाइल और इस तरह का डीटी और तेजाब अपने लॉकर के अंदर बंद करके रखते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जी बच्चा कहीं गलती से ना उठा ले। जो दवाइयाँ आपकी जो है वो इस तरह की खतरनाक दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ भी तो आप अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखते हैं ना, कि कहीं बच्चा हाथ बढ़ा के ये दवाई जो है वो ना पी जाए। तो ये आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा वालिदैन को कि ये जो आपका नशा सराहियत कर रही है, नशा है। मैं आपको इतनी स्टडीज बता सकता हूँ कि ये नशा है जो उसको बेअमली की तरफ लेके जाएगा या उसको वायलेंस की तरफ लेके जाएगा, तशद्दुद की तरफ लेके जाएगा, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाएगा, दिमाग उसका जो है वो माऊफ करेगा। आप अपने बच्चे को ऐसी कोई चीज नहीं खिलाते जिसकी वजह से आपको पता हो कि मेरा बच्चा जिस्मानी और ज़हनी तौर के ऊपर बीमार हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आप इतने संजीदा आखिर क्यों नहीं है कि आपको अपने आप को वफ करना पड़ेगा। और वो जब करना पड़ेगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, जब आप ऑल्टरनेट देंगे, जब अपने घर के अंदर आप भी फोन ऑफ मोड्स रखेंगे, खाना खाते हुए फोन किसी का भी नहीं होगा, फोन लॉक करें, फोन के केज बनाए, घरों के अंदर पिंजरे बनाए जो आप आते हैं बाजार के अंदर जिसमें ताले लगे हुए होते हैं और उसमें फोन रखने का सिस्टम होता है। आप ये फोन ऑफ अपने ऊपर भी इस्तेमाल करें कि 1 घंटा बगैर फोन के हम रह सकते हैं। बच्चों को फिर आप देखिए तब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप खुद कर रहे होंगे कि देखिए 2 घंटे फोन ऑफ होगा, संडे फोन ऑफ होगा, देखिए खाना खाते हुए ऑफ होगा, पिकनिक पे ऑफ होगा, ड्राइविंग के ऊपर ऑफ होगा। आप 1 घंटा फोन बंद करें, कोई क़यामत नहीं आएगी। आप दुनिया में इतने अहम नहीं है कि आपके बगैर दुनिया रुक जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और फिर वही बात है ना कि घर के बड़ों से ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो माशाल्लाह से इस पे बहुत रिसर्च है, कमांड है, मुझे बताएं कि आपका अपना नज़रिया क्या कहता है, स्पेशली पाकिस्तान में किस एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या सबसे ज़्यादा एडिक्ट होते हैं इन चीज़ों के? बेटा मैं तो अब ये देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सारे सेंटर में पूरे दिन बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। मैं तो गोदों के हाथ में मोबाइल फोन देख रहा हूँ क्योंकि माँ ने उनको उसके ऊपर जो है वो डाल दी है। अब ये पहला नशा है जो आपने उस बच्चे को एडिक्ट बना रहे हैं ना, आदी बना रहे हैं। उसके बाद जब ये आपके जो टीनेजर वाले हैं, टीनेज वाले बच्चे जो है उनको और चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना ये ब्रेन सर्किट सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हो चुका है। अब उनको जब तक वो नशा नहीं मिलेगा वो आदत उनकी फुलफिल नहीं होगी। और मेरे पास ऐसे बच्चे भी अब आ रहे हैं जो इम्तिहान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको ये नशा लग गया है कि वो हर वक्त बैठ के इंटरनेट पे ये मवाद देखते रहते हैं। मैं ऐसे जॉब वाले बच्चों को अब जो है वो देख रहा हूँ कि वो अब जॉब के ऊपर जो है वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो पॉपअप हुआ था, उन्होंने देखना शुरू किया और अब वो इस अंदर आ गया। अब ये बीमारी है, अब ये आदत नहीं रही है। अब जब ये इतनी मुस्तकिल मुतवातिर ही होता हो तो अब ये बीमारी हो चुकी है और नशा छुड़ाना आसान नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्टार्ट में बात की थी कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे बात करने से घबराते हैं या सोचते हैं कि जी इस पे बात नहीं करनी चाहिए, या शायद उन्हें लगता है कि ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना हम इसको ज़रूरी समझ रहे हैं। अवेयरनेस के तरीके क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? एक तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने पेरेंट्स एजुकेट हो सके, उनमें अवेयरनेस पैदा हो सके वो हो, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि ये बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है और हम शायद अपना मुस्तकबिल खुद अपने हाथों से तबाह करते हैं जब हम एक छोटी सी एज में बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो आपकी नज़र में अवेयरनेस के क्या क्या तरीके होने चाहिए? सबसे पहले वालिदैन का खुद शऊरी तौर पर आगाही हासिल करना कि कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से मोबाइल फोन्स यूज़ होता है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से वो VPNs हैं, कौन सी वो साइट्स हैं जिसके ऊपर आपके फ़ोन के ऊपर एक्सेस आता है, आप बच्चों के फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर एक्सेस आता है। ये आगाही होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वक्त भी अगर लगाएं नेट के ऊपर आपको ये आगाही मिल जाएगी। दूसरी बात ये है अब मुझे शर्माना नहीं है, मुझे जो भी मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर मैं बाप हूँ, बड़ा भाई हूँ, उस्ताद हूँ, ऑफिस के अंदर मेरा कोई रुतबा है तो मैं इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दूँ। मैं इसके ऊपर बैठूँ, शादी में बैठ के फजूल बातें करते हैं हम, डॉलर ऊपर डॉलर नीचे, पता नहीं मेरे कहने से ना डॉलर ऊपर होगा ना मेरे कहने से डॉलर नीचे होगा। इससे ज्यादा वो बात तो करना ना जो मेरे कहने पे हो सकती है, जो जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, वो बात तो कम से कम कर सकते हैं ना महफिल में बैठ के कि जनाब ये वाली चीजें हैं, डिस्कस करें, हम अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करें, हम अपने बच्चों को ऑल्टरनेट जो है वो क्या दें। थोड़ा सा वक्त निकालें ना, बच्चों के साथ वॉक करें, 15-20 मिनट उनकी बात भी सुने, अब आपकी भी तबीयत बेहतर हो जाएगी, उनके साथ भी कंपनी आपकी अटैच हो जाएगी। सही, यानी वालिदैन का बच्चों से कम्युनिकेट करना, उन्हें वक्त देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वक्त नहीं देंगे, उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर बच्चा एक गलत डायरेक्शन या कोई और डायरेक्शन देखेगा जहाँ पर वो जो भी चीज़ उसके एक्सेस में है उसको इस्तेमाल करे और फिर वो एक गलत रास्ते का इंतखाब करे। सर बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे
मेरे नज़दीक मामले में वालिदैन की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा वालिदैन पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि बच्चे पे जितना चेक एंड बैलेंस आप रख सकते हैं आप रखें, ताकि उसका मुस्तकबिल संवर जाए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको उनकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। मुलाजिम से मालिक का सफ़र बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि ये सफ़र बहुत मेहनत, कोशिशों और हौसले से मिलता है। आज हम आपको मिलवाएंगे इस्लामाबाद के मोहम्मद बिलाल से, जिन्होंने 2012 में एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट से मुलाजमत का आगाज़ किया और 10 साल की अनथक मेहनत के बाद इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट खोला। इस दौरान उनके साथ एक इंतहाई हौलनाक वाक़या भी हुआ कि उनके रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा रेस्टोरेंट जल गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दफ़ा फिर से अपने इस कारोबार को, अपने इस बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया। अब ये जो मनाजिर उनके रेस्टोरेंट के हम आपको दिखा रहे हैं, इतना खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे, और क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने इसको बनाया है। तो मुलाजिम से मालिक तक का ये सफ़र यकीनन मुश्किल तो रहा होगा, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए होंगे 2012 से शुरू करना और अब 2023। तो क्या थी इनकी जर्नी, क्या है इनकी कहानी, किस तरह से शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात थी। मोहम्मद बिलाल इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। मुझे ये बताएं कि ये सफ़र यकीनन मुश्किल तो रहा होगा, आगाज़ कैसे था, वो पहली जॉब मिली किस तरह से? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैंने 2012 में आफ्टर मैट्रिक मैंने जॉब स्टार्ट की। अच्छा। तो एज अ रिसेप्शनिस्ट लाइक किसी ने रिकमेंड किया मुझे कि यहाँ पे एक जॉब है, एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब स्टार्ट की। लेकिन डे फर्स्ट से ही एक चीज़ माइंड में थी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन फाइनेंस की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कभी उस तरफ उतना था नहीं कि स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक माइंड में बना हुआ था कि स्टार्ट करना है एक दिन। अच्छा। तो बस फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एज अ लाइक फिर जैसे जैसे आगे ग्रो करता रहा, जैसे जैसे काम का आइडिया होता रहा, ठीक है, वैसे वैसे ही आगे फिर बढ़ता रहा। फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मैंने ओपन करवाए एज अ जनरल मैनेजर। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि अब मुझे लगा कि यार अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। सही। तो फिर मैंने जब जी। अच्छा बिलाल, एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, सेकंड मुझे ये बताइएगा कि जो पहली तनख्वाह हम सब में से किसी को नहीं भूलती, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इतनी कम होती है, तो आपकी जो पहली तनख्वाह थी वो कितनी थी और क्या याद है कि कितने रेस्टोरेंट्स में काम किया अभी तक? मेरी जो पहली जॉब की सैलरी थी वो 7,000 थी। अच्छा। पर मंथ। सही, ठीक। तो पर मंथ। तो फिर उसके बाद लाइक डिफरेंट रेस्टोरेंट में, आई गेस 8 to 10 रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट रेस्टोरेंट में मैंने काम किया। अच्छा। तो अभी फिर मैं एज अ टीचर, फिर साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट की। अभी फिर मैं एज अ टीचर होटल मैनेजमेंट में एक लेक्चर भी देता हूँ, होटल अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही ना। ठीक है, सही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हम सब जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र प्रोफेशनली हम शुरू करते हैं तो हमने बहुत कुछ सोचा होता है ना। एज यू सेड जी कि मैंने बिज़नेस का सोचा था, लेकिन फाइनेंशियली इतना मैं स्ट्रांग नहीं था कि मैं वो चीज़ शुरू कर पाता। तो उस सफ़र के शुरू में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपने फ़ेस की, वो क्या टाइम था, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिस लम्हे पे आपकी हिम्मत टूटी? क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में होता ज़रूर है ऐसा कि एक ना एक टाइम पे हमारी हिम्मत ज़रूर जवाब दे जाती है, लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं करना है, ठान लिए तो फिर हमने करके जो है ना ये चीज़ छोड़नी है। तो मुझे बताइए वो ऐसा लम्हा कौन सा था? बेसिकली स्टार्ट से तो ये था कि माइंड एक बना हुआ था कि स्टार्ट करना है, लेकिन जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें जल गया, फिर उसके बाद एकदम वो हो गया कि नहीं अब हिम्मत ख़त्म, आप नहीं कर सकता, अब दोबारा मैंने जॉब की तरफ ही जाना है। अच्छा। लेकिन उसमें फिर जो मेरे पार्टनर्स थे या दोस्त थे, फैमिलीज थे, उनकी तरफ से सपोर्ट मिली कि एक चीज़ को स्टार्ट किया तो उस चीज़ को अब रोको नहीं। तो वो एक टाइम था कि जिस टाइम में मुझे लगा कि यार इस चीज़ को बस अब मुझे वाइंड अप करना चाहिए, इस चीज़ को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सही। अच्छा, तो मुझे बताएं कि उस टाइम पे आपने कहा कि दोस्तों ने साथ दिया, फैमिली ने सपोर्ट किया। अमूमन ऐसे टाइम पे ना आपके दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं, तो फैमिली आपकी कितनी सपोर्टिव थी शुरू से लेके आज तक? डे फर्स्ट से ही फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। मतलब उनके साथ जब भी मैं कोई आइडिया शेयर करता था या फैमिली में या दोस्तों के साथ भी, क्योंकि अब जब स्टार्ट था 7,000 8,000 की जॉब बंदा कर रहा हो, उस टाइम पे अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है या रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो वो आप पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि यार बस ये एम जो है ना हवा में कर रहा है। हाँ। तो क्योंकि एक चीज़ नज़र नहीं आ रही होती ना, उसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। लेकिन जो होता है कि एक माइंड अगर आपका बना हुआ हो तो फिर एक टाइम आता है जिस टाइम पे आप जाके उस चीज़ को अवेल करते हैं। सही। अच्छा बिलाल, आप माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी हैं, आप
से बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हमारी जो यंग जनरेशन आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके किसी भी इंडस्ट्री में जाती है और फिर सोचती है कि कल को मैं अपने आप को इस हाइट पे देख रहा हूँ, कल को मैं अपने आप को इतना कामयाब देख रही हूँ, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, उनके लिए बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ जो है ना आपको अब डिफरेंट, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे लाइक अभी देखता है तो वो ये कि समझते हैं कि यार शायद इसने कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी सेल करके इसने बिज़नेस की तरफ आया होगा या कोई चीज़ इस तरह की सेल करके। हमेशा कोई भी आपको ना आप डायरेक्ट किसी भी आप एंड तक नहीं पहुँचे ना, आपको स्टेप वाइज एक चीज़ चलनी पड़ती है। पहले आपको अपना माइंड बनाना चाहिए, ठीक है, माइंड बनाएं। और बिज़नेस की तरफ तो मैं सारे लोगों को यही कहूँगा कि बिज़नेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अवेयरनेस हो लोगों को, क्या जॉब से ज़्यादा बिज़नेस वाली साइड पे आएँ, ठीक है। बिज़नेस में ही जितना बड़ा रिस्क होता है बेसिकली उतना बड़ा आप कह लें कि प्रॉफिट है। अच्छा बिलाल, मुझे बताएं, भी आपने कहा जी कि आपने जॉब के साथ साथ अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, तो जब आप जॉब करते हैं तो इतनी कोई खातिर ख्वाब की तनख्वाह नहीं होती है, तो किस तरह आप मैनेज करते थे? सेविंग्स करना, तालीमी अखराजात पूरे करना, और फिर यकीनन आप बेटे हैं तो घर को सपोर्ट करने का एक जो वो जिम्मेदारी है वो भी आपके कांधों पर है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज किस तरह किया आपने? असल में मैंने डिफरेंट समटाइम ये भी हुआ है कि मैं एक टाइम पे 2 जॉब्स भी कर रहा होता था, ठीक है, लाइक सुबह मॉर्निंग से ऑनवर्ड 9 to रात 12 बजे तक, ठीक है। मैं 2 3 जॉब्स भी करता रहा हूँ कि एक अपना माइंड बनाया हुआ था कि इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी मुझे बिज़नेस के लिए चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, इतना मैंने घर वालों को सपोर्ट करना है, इतना मैंने एजुकेशन पे लगाना है, तो वो साथ चीज़ें मैं कंटिन्यू करता रहा। लेकिन क्योंकि एक अब 10 ईयर्स का प्रोसेस है तो 10 ईयर्स का एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ों में वो चलती रही साथ साथ। यानी आपने चीज़ें डिवाइड कर ली, अपना बजट आपने डिवाइड किया। तो मुझे बताइए इस टाइम में आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ी किसी से उधार लेने की, या किसी ने कहा हो कि बिलाल हम चाह रहे हैं कि यार हम भी थोड़ा सा ना आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन आई? जी हाँ, ये अभी आई है कि जब डेफिनेटली जब फैमिली में भी कोई बंदा आपको देखता है कि अच्छा ये एक स्टेबल हो गया या इसने एक रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट किया, तो अब काफ़ी सारी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हमारी भी इन्वेस्टमेंट साथ में रेस्टोरेंट्स में या आगे फ्रेंचाइज वगैरह में, या हमें आगे बिजनेस एक्सटेंड करके दे दें। इवन अभी तो कुछ इस तरह की भी ऑफर्स आती हैं कि लाइक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की होगी और दरमियान में बिजनेस स्टार्ट करके देना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी अभी मिलती हैं। सही, चलें ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हिम्मत के साथ आपने काम किया। मैं जब इस्लामाबाद आऊँगी तो ज़रूर आपके रेस्टोरेंट का चक्कर लगाऊंगी, देखूंगी खाना कैसा अच्छा है या नहीं। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और बाहिम्मत कहानी, एक और बाहिम्मत शख्सियत की स्टोरी हमारे पास होगी। अब इन शख्सियत ने कितनी मुश्किलात झेली और यकीनन ऐसी सिचुएशन में आपको कभी कभी लोगों की बातों का सामना भी करना पड़ता है। सब कुछ आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने सोचा ही नहीं कि वो कभी गिव अप करते हैं। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतनी ही कामयाबी मुझे नसीब होगी, और आई थिंक ये सोच हर किसी की होनी चाहिए। मुल्तान का उमर जाहिद एक पैर से महरूम लेकिन फौलादी जिस्म का मालिक है। बॉडी बिल्डर भी इस नौजवान को वर्जिश करता देखकर हैरान हो जाता है। और समा के नुमाइंदे खुसूसी मकसूद चौहान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इन शख्सियत से हम बात करेंगे। हौसले बुलंद, जिस्म तवाना, हाथों में बिसाकी उठाए, ये है मुल्तान का उमर जाहिद। 5 साल कबल ट्रैफिक हादसे में उमर अपनी एक टांग से महरूम हो गया। इसके बावजूद बाहिम्मत नौजवान ने माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। कभी भी इंसान हिम्मत ना हारे, नेवर गिव अप, क्योंकि वो जब खुद से हिम्मत हार जाएगा ना तो सब कुछ हार जाएगा, और खुद से हिम्मत नहीं हारेगा तो बस फिर वो हर चीज़ को पा सकता है, मंजिल आसान है उसके लिए। तो स्ट्रगल करे, मेहनत करे, कभी भी ना घबराए, अल्लाह ताला की ज़ात पे भी यकीन करे, ईमान रखे, और इंशाल्लाह मेरी तरफ फिर कामयाब हो जाएगा वो भी। जज्बे से सरशार नौजवान जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में पोजीशन हासिल कर चुका है। अल्लाह पाक ने इसे बहुत हिम्मत दी और ये बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। ये बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था और है और रहेगा इंशाल्लाह। अज़्म हिम्मत की मिसाल उमर जाहिद ने साबित किया, अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी माजूरी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। उमर जाहिद जनूबी पंजाब के पहले डिसेबल पर्सन हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया। अगर हुकूमत वक्त इनको स्पॉन्सर करे तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। अब इसी पर मजीद बात करेंगे। उमर जाहिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर, आप बहुत सारे लोगों के लिए ना एक ऐसी मिसाल हैं कि आपसे लोगों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपका हौसला एक
चैलेंज है लोगों के लिए, तो आपके इस सफ़र में पहले तो मुझे बताएं कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, कैसे सोच आई कि अच्छा मुझे इस ट्रैक पर जाना है, बॉडी बिल्डर बनना है, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया इस तरफ? असल में बचपन से ही ज़रा मुझे शौक़ था बॉडी बिल्डिंग का। कुछ मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियोज़ वगैरह देखता था, तो हादसा से पहले इंशाल्लाह मैंने अपना काफ़ी स्ट्रगल की, मेहनत की। तो हादसे से पहले भी मेरे पास टाइटल थे मिस्टर मुज़फ़्फ़रगढ़, जूनियर मिस्टर मुज़फ़्फ़रगढ़ पंजाब में मैं सेकंड आया था। अच्छा। 2012 में। तो फिर यही जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद एक दफ़ा तो सब चीज़ ख़त्म हो गई थी ना। अच्छा। कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड था वो 5 जगहों से टूटा था और दोनों टांगें मेरी इंजर्ड हो गई थी, तो ज़िंदगी एक दफ़ा ख़त्म हो गई थी। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बॉडी बिल्डर था, स्पोर्ट्स मैन था, तो मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो फिर मैंने अपना एक माइंड बनाया, एक जहन बनाया, अल्लाह ताला से मदद मांगी, तो फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, जिम ज्वाइन किया दोबारा। तो कुछ लोग थे वो मुझको देख के हैरान हो गए कि यार आप इस कंडीशन में कैसे एक्सरसाइज करोगे। तो मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैं नेवर गिव अप वाला इंसान नहीं हूँ। तो मैंने तकरीबन अब जो तैयारी की थी 3 महीने कुछ दिन के अंदर मैंने तैयारी की। फिर मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने साउथ पंजाब में सेकंड आया और मिस्टर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में भी मैं सेकंड आया हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कभी कभी ना लोगों के कमेंट्स, उनका रवैया बहुत ज़्यादा दुख देता है। आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, आप लोगों के लिए एक मिसाल है, लेकिन फिर भी कभी कभी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं हमारे लिए। तो क्या आपको कहीं पर कोई मुश्किल, कोई चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज लगी आपको? वैसे तो कोई चैलेंज नहीं था। दूसरा ये था, एक चैलेंज था मेरे लिए कि जो मैंने क्लब ज्वाइन किया था ना उसमें स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ। अच्छा। तो मुझे सहारा लेना पड़ता था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ना, मैं बगैर सहारे के ही ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। तो फिर मैं बगैर सहारे के मैंने चढ़ना शुरू किया। तो मैं सीढ़ियों को जो है ना बगैर सहारे के मैं चढ़ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आराम से। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर कुछ लोग थे जो डीमोटिवेट भी करते थे, पर मैंने उनको ना अपने माइंड सेटअप में कभी भी नहीं लिया। उनको एक साइड पे रखा कि ये जो है ना लोग डीमोटिवेशन के इंजेक्शन लगाने वाले लोग हैं, ये खुद एक नाकाम पर्सन है। हाँ। तो मैं कामयाब पर्सन हूँ, तो मैं मोटिवेटर हूँ वैसे भी, तो मैं अपने आप को कामयाब होके दिखाऊंगा, मेरी कामयाबी बताएगी इन सबको ना। तो मैंने फिर रात दिन मेहनत करी। तो जो मेरे कंपटीशन में थे वो कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे थे और मैंने 5 साल हुआ था एक्सीडेंट हुए, तो 3 साल में बेड रेस्ट पे रहा था। फिर मैंने कोशिश करी, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करी, आगे आ गया। क्या बात है, करके अच्छा, दिखाया स्टेज पे। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज और सबसे बड़ी एक कामयाबी मेरी ये है कि जी बॉडी बिल्डिंग के अलावा मैं एक क्रिस्टल्स की ज्वेलरी बनाता हूँ। मैं हाथ से क्रिस्टल के मोती उनसे लेके, मेरा ये वर्क है। अच्छा, तो वो भी ऐसी ज्वेलरी है कि जो पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता। तो उसको मैं ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह में डालता हूँ, तो इस तरीके से मैं अपना सिस्टम चलाता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, इससे पहले आप मुझे कोई एक ज़रूरी बात बता रहे थे मेरे सवाल से पहले, प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि ज़रा वो बात शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि मुल्तान की ना हिस्ट्री में एक बात लिखी गई है कि मैं पहला बॉडी बिल्डर हूँ जो डिसेबल होके और मिस्टर पंजाब में जो हैवी बॉडी बिल्डर्स थे उनके बीच में मैंने कम्पीट किया है और फिर उनको बीट किया है, अपनी क्लास को विन किया है। उसके बाद रन अप होके और फिर मैं सेकंड आया हूँ, बाकायदा मतलब फाइट हुई है स्टेज पे, सारा कुछ हुआ। बार बार मुझे उनके बीच में डाला गया, जजों ने डाला और जजों ने भी सराहा कि यार हम सलूट करते हैं, तुम बॉडी बिल्डिंग के आखिर हो गए, तुमने इस पोजीशन में अपने आप को कैसे सेट किया है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं और तुमने कमाल हो तुम। अच्छा मुझे बताएं कि आप जो स्पेशली एबल लोग हैं, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं आप, आपने सोचा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कभी कोई हादसा होता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? पहली तो बात यह कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबियाँ दे, आमीन। क्योंकि जिस स्टेज पे मैं ठहरा हूँ तो मुझे एहसास है उन लोगों का दुख का, गम का, कि जो डिसेबल हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। तो मैं अल्लाह ताला ने चाहा, अगर मुझे इस मुकाम पे अल्लाह ताला ले आया तो मैं उनकी हेल्प करूँगा, मैं मदद करूँगा उनकी, और मैं उनको डीमोटिवेट नहीं होने दूँगा किसी भी हवाले से। क्या बात है, मतलब आप कितनी खुद एक मिसाल हूँ, जब मैं खुद जाके उनके सामने खड़ा हूँगा कि मैं ऐसे हो सकता हूँ तो वो लोग क्यों नहीं हो सकते।
क्या बात है, मतलब इतनी पॉजिटिव सोच आपकी और माशाल्लाह आपकी इतनी नेक नियति और फिर आप लोगों के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। यकीनन आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियाँ अता करता रहे, इसी तरह से आप टाइटल्स जीतते रहें। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और सरगोधा से नदीम खान अपनी रिपोर्ट में कैसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि मल्टी टैलेंटेड है। इस नौजवान में ऐसी कौन सी सलाहियत है, देखते हैं रिपोर्ट में। मॉडल्स ऐसे के असली का गुमान भी होने लगे। कैनवस पर जिंदगी के रंग बिखेरने वाला सरगोदा का अदनान, जो न सिर्फ स्केचिंग में माहिर है बल्कि मुख्तलिफ अशिया के मॉडल्स बनाकर देखने वालों को हैरान कर देता है। नौजवान ने फैसल मस्जिद, मज़ार कायद के अलावा पाक फौज से मोहब्बत में मुख्तलिफ मिलिट्री मॉडल्स भी तैयार किए हैं। मुझे आर्मी से क्योंकि ख़ुसूसन वो लगाव है, तो मैंने आर्मी का हेलीकॉप्टर बनाया, हेलीकॉप्टर का मॉडल बनाया, उसके साथ साथ एक जीप का मॉडल बनाया, मैंने फैसल मस्जिद बनाई है, मैंने मज़ार कायद बनाया। ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं ये हार्डबोर्ड, थर्मापोल और फेस प्रोडक्ट्स वगैरह मैंने इसमें यूज़ किए हैं। अदनान मॉडल्स की तैयारी में इस्तेमाल शुदा अशिया को दोबारा इस्तेमाल में लाता है ताकि माहौल में आलूदगी को कम किया जा सके। ये बासलाहियत नौजवान न सिर्फ मॉडल्स बनाता है बल्कि आप इसके सामने बैठे ये सिर्फ 30 मिनट में पेंसिल से आपका स्केच भी तैयार कर देगा। नौजवान के अहले खाना भी इसके टैलेंट के गर्विदा हैं। मेरे भाई को बचपन से ही मॉडल वगैरह बनाने का बहुत शौक़ है और बचपन में ये मिट्टी से खिलौने वगैरह बनाया करता था, मॉडल बनाया करता था। ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ इसने अपने हाथों से फिर बड़े मॉडल बनाने शुरू कर दिए। अदनान आर्ट में आला तालीम हासिल करने का ख्वाह है, ताहम यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए उम्र की हद इसके दाखिले में रुकावट बन रही है। नदीम खान, समा, सरगोदा। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन आज के दौर में किसी से कम नहीं हैं। वो चाहती हैं कि वो अपने घर में अगर आपके मियाँ 70-40% आपको पे कर रहे हैं या आपको आपका ख़र्चा उठा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम खुद भी कुछ कमाएं, हम खुद भी कुछ करें और मियाँ का साथ दें। डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इसे लोगों तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग की जाती है। डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे इदारे कायम हो चुके हैं, लेकिन छोटा कारोबार करने वाले और ख़ुसूसन ख़वातीन, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सारी ख़वातीन बहुत बाहिम्मत होती हैं, बहुत क्रिएटिव होती हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता, एक कोई गाइडेंस नहीं होती उनके पास कि उन्होंने कहाँ पर जाकर किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को या फिर जो उन्होंने चीज़ बनाई है या फिर जो चीज़ वो बनाना चाह रही हैं उसको कैसे वो बेच सकती हैं, किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बुशरा इजहार मौजूद हैं। वो ख़वातीन को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आगाही देती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की ख़वातीन उनसे राबता करती हैं, किस तरह से उनसे राबता किया जा सकता है, इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी ख़वातीन बहुत बाहिम्मत हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन चलें ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जिन्हें होता है कि अच्छा हम इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ सीख लेंगे, वो तो कुछ ना कुछ कर लेती हैं। लेकिन जो बेचारी ख़वातीन हुनरमंद हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उन्हें तरीके नहीं पता ना। हमें कभी कभी पता होता है जी कि मंजिल ये है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता, तो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ख़वातीन के लिए जो मुश्किलात होती हैं उसको वो कैसे हल कर सकती हैं? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जो ख़वातीन कर रही हैं, देख के गूगल खास तौर पे हमारी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इवन एट टाइम्स हम भी फंस जाते हैं, तो आप गूगल करते हैं? हम लोग गूगल करते हैं, बिल्कुल। तो जो ख़वातीन को पता है कि उनके पास एक हुनर है और वो उसको स्केल अप करना चाहती हैं, तो अब इतने आसान तरीके आ चुके हैं और हमारी ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि उन्हीं ख़वातीन जो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हों या अगर उनको अपना अप स्केल करना हो बिजनेस, तो हम उनको बेसिक लेवल से ट्रेन करना शुरू करते हैं। उसके अंदर आप अगर हम डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमारा फोटे वो है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सबसे पहले तो कहते हैं आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपना फेसबुक ग्रुप बनाएं, फेसबुक प्रोफाइल्स, एंड देन ऑब्वियसली फेसबुक पेज इज़ वन ऑफ देम। पर अब विथ पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बाइंग सेलिंग ज़्यादा हो रही होती है। पहले एक ज़माना था कि फेसबुक ग्रुप्स की बड़ी हाइप थी, अब इंस्टाग्राम पेजेस, एंगेजमेंट की बहुत, रील्स बहुत ज़्यादा इन है। तो हम इस तरह उनको गाइड करते हैं कि आपने अपना अगर एक प्रोडक्ट है तो किस तरह हर सोशल मीडिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे पहले तो उसको यूटिलाइज़ करना है। वंस आपने वो यूटिलाइज़ कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में होता है कुछ लोग अपना अप स्केल कर रहे होते हैं कि देव डन विद दिस ऑर्गेनिक थिंग, यानी कि जो जनरली आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि ऑनलाइन जाना चाहते हैं
पर उनके पास इतना कह लें कि सरमाया नहीं होता या इतने पैसे नहीं होते कि वो मार्केटिंग करें। ठीक है। तो उनके लिए गूगल के ऊपर माई बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, तो आप उसमें अपनी चीज़ें प्लेस कर सकते हो, उसमें अपनी सर्विसेज। तो नियर बाय में जब आप सर्च कर रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्च में आ रही होती है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा SEO, जी राइट। तो अब जब हम ये ट्रेनिंग्स देते हैं उन लोगों को कि आप किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑर्गेनिकली चीज़ों को प्लेस करते जाएं फ्री पोर्टल्स के ऊपर। ठीक है, इस तरह हम इनिशिएट, जैसे जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ ख़वातीन को हम यहाँ तक भी गाइड करते हैं कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट लाइन शुरू करें और इस प्रोसेस के ऊपर फॉलो अप करें। अच्छा बुशरा, आपने कुछ ख़वातीन को हम कहते हैं कि जी अपनी प्रोडक्ट किस तरह से आपने शुरू करनी है, वो पहला स्टेप क्या है? अगर कोई खातून हमें देख रही है और उसके पास हुनर है लेकिन सोच नहीं सकती वो ये कि जी कि मुझे पहला स्टेप क्या लेना है, तो आप क्या गाइड करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? देखें, हुनर की आप बात करें, सिंपल, अगर आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, बहुत ख़वातीन है जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो होम सर्विसेज कर रही हैं। बिल्कुल, दैट इज ऑल डिजिटल। अब तो बल्कि आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिलता है होम सर्विसेज के नाम से, आप घर बुला सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो हुनर है, आप जैसे इस तरह की जो ख़वातीन हमसे आती हैं, थोड़ी हमारी ट्रेनिंग होती है 1 हफ्ते की, ज़्यादा से ज़्यादा हम देते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि हमने उनकी अवेयरनेस स्टार्ट करनी है। तो हम उनको बताते हैं कि आपने, अगर आप इटसेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपने सबसे पहले अपने आप को ब्रांड करना है। देखिए मार्केटिंग है ना, तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब ये चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, सीखते हो, मार्केटिंग का पूरा कोर्स पढ़ते हो तो सीखते हो। तो हमने चंक्स में डिवाइड किया हुआ है लोगों को। तो हम सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करती हैं डिजिटली। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनको बताते हैं कि अगर आपने अपने होम सर्विसेज को इंक्रीज करना है, एक मैंने आपको गूगल माई बिजनेस का बताया, फिर फेसबुक एड्स चलते हैं, गूगल एड्स चलते हैं। ठीक है। पर ऑब्वियसली ये एक ऐसा तबका है कि चाहे इतना एड्स ना चलाता हो, लेकिन अगर सर्टेन फेसबुक वगैरह के एड्स चलाना चाहते हो तो हम वो भी गाइड करते हैं कि आप किस तरह खुद से, क्योंकि आप अगर एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल एड्स आप किस तरह चला सकते हो, किसको टारगेट करना है, ये पूरी हमारी ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो दैट एक बंदा जो अपने घर में बैठी है या कुछ करना चाह रही है और अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाह रही है या अवेयरनेस भी देना चाह रही है लोगों को, तो उसको बेसिक ट्रेनिंग्स में हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए ऑनलाइन बिजनेस कौन कौन से आसान होते हैं, मुझे ये बताएं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती कि आप मार्केट्स में जाएं, यू नो, कुछ घर की भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, अब तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली हर किसी के पास होती है और हर किस्म की डिफरेंट कभी बच्चों का मामला भी आ जाता है, टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आई थी कि बच्चों का सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अब इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं कि ख़वातीन बाजार अपनी कोई ना कोई परचेजिंग करने चली ही जाती हैं। ठीक है, अगर उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि दे रियली वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो जिस दुकानदार से, क्योंकि देखें औरतों की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है नेगोशिएशन, राइट। तो वो अगर कुछ ख़वातीन को छोड़ के बाकी मुझे लगता है सब ख़वातीन की होती है, अम्माओं की तो सबसे ज़्यादा होती है ये, ऑब्वियसली, क्योंकि जो आप अगर मिडिल क्लास के ताल्लुक है तो वहाँ आप यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स। ठीक है, वो जाती है, उन्होंने बार्गेन, और जब आप कोई उनको वो कपड़े पहने हुए देखता है या कोई चीज़ ऐसी होती है, वो पूछते ज़रूर है दूसरा बंदा, ये तुमने कहाँ से लिया, कितने का लिया, राइट। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस। ठीक है, दैट्स हाउ। लेकिन रूटीन लाइफ से आप अपने बिजनेस आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब उसको पता है कि उसने 1200 का कुर्ता 800 रुपये में बनवा लिया, जस्ट इन केस, जस्ट टेलिंग दी, आई नो ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट है। और अगर वो बोल भी दे 1200 तो दूसरा बंदा, ओ वाह इतना सस्ता बना लिया, हेयर दे गो, सो दे गेट अ चांस। अब ना उसको पता है उसकी कौन सी मार्केट है, उसने वहीं उसने कनेक्शन बनानी है, उसने बता दिया यहाँ ड्रॉप यानी पिक करना है, यहाँ ड्रॉप करना है। फिर अब लॉजिस्टिक कंपनीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि यही हम बता रहे हैं ना कि पूरा टॉप टू एंड के हम बता रहे होते हैं। अब लॉजिस्टिक कितनी कंपनीज आ गई हैं, आपके लिए पूरा पैकेज होता है। अब वो लोग बैंक अकाउंट इतना यानी बहुत सारी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो इतना हेल्प आउट कर रहे हैं इन ख़वातीन को कि हम उनको कनेक्ट कराते जाते हैं लोगों से। ठीक है। तो ये वाला जो आइडिया आपने बात की थी, ये तो एक बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा कहते हैं कि आप जब भी दुकान में जाते हैं, अच्छा आप मुझे नंबर दे दें, आप अपनी जो नई आए कलेक्शन या नया प्रोडक्ट आए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। या अक्सर औरतें होलसेल की दुकानों पे ही जाके ख़रीदना प्रेफर कर रही होती हैं। आजकल तो जो बिजनेस सिचुएशंस हैं उसमें तो हर कोई बिजनेस करना है, तो उसमें जब व्हाट्सएप आपके ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाते हैं, आपने वहाँ से प्रोडक्ट्स उठाए, आपने वो सेल आउट करनी शुरू कर दी। ये तो एक रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं अपने ई कॉमर्स की लैंग्वेज में। इसके अलावा कढ़ाई, सिलाई, बहुत सारे लोग स्टिचिंग सर्विसेज,
बिल्कुल। A lot of women are doing that ना, स्टिचिंग सर्विसेज दे सकती हैं वो, we've talked about makeup artists, and then बच्चों की जो क्रोशे की प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो हुनर है ना, तो ना दैट हुनर नीड्स टू बी ब्रांडेड, और एटलीस्ट उनको ये बताना होता है कि ये आपका एक ऐसी चीज़ है जो आप मार्केट से इतना कम बेच रही हैं, तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं बेचती, यू नो, पीपल गेट हैं। अब हमारे जो इंटीरियर, हमने काफ़ी ख़वातीन को इंटीरियर जाके ट्रेन किया, जो उनके पॉट्स फ्री होते हैं ये सब। अच्छा, उनकी क्या सोच होती है इस हवाले से? उनकी कोई खास उनके पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, और ना ही उन्हें पता होता कि वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जी, तो हम जब गए, हम इंटीरियर साइड पे गए और हमने देखा कि जो कहते हैं नेटवर्क नहीं होता और कुरैशी ही होता है, लेकिन जो शर्ट्स होती हैं, वी सीन दैट लाइक 4-5,000 एंड दे वर जस्ट सेलिंग फॉर 800-700 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं बेच रही थी वो, एंड इट वाज स्ट्रेट एंड द सेम क्वालिटी। तो वी टोल्ड देम कि अच्छा उनमें से कुछ थी ऐसी जो दे वांटेड, देखिए मोबाइल इस वक्त ना सबके हाथ में है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो कितने आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, अब आप देखें एक दुकानदार भी अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी एक दुकान जो है ना पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे इंटरनेशनली जाए, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। उसको शायद एसईओ का इतना अंदाज़ा ना हो या कुछ, कितनी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लेकिन देन अगेन ही मेक्स श्योर कि वो अवेयरनेस हो। तो हम यही अवेयरनेस लोगों को देते हैं जो ख़वातीन घर बैठी होती हैं कि अगर उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे कैन नॉट गो आउट और दे कैन नॉट अफोर्ड सच थिंग्स, तो वो अपनी ही लोकेशन पे बैठे हुए पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। सही है, ठीक है बुशरा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ। बहुत अच्छा और बहुत मेहनती काम करती हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि उन्हें उतना मिलता नहीं है उसका रिटर्न जितना उन्हें मिलना चाहिए, उतना रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाती जितना वो बेचारी सोच लेती है। तो सही प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज़ को एडवर्टीजमेंट के लिए लेके जाना और सही प्लेटफॉर्म यूज़ करना कि क्या आप भले से कपड़े सेल कर रहे हैं, आप मेकअप सेल कर रहे हैं या आप कोई बेकिंग का भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सही मीडियम क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं अल्लाह हाफ़िज़।